बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फेलोस, आइए आज का लेक्चर शुरू करने से पहले रब्बे जुल जलाल की बारगाह में एक दफ़ा फिर मुल्तजी हों कि मौला करीम हमें ऐसे सजदों की तौफीक अता फरमा कि जिससे खिदमत खलक का जज्बा बढ़े। डियर फेलोस, आज जो टॉपिक हम टेकअप करने जा रहे हैं वो है सेलिएंट फीचर्स ऑफ कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंस एक्ट अमेंडमेंट एक्ट 2022 and significance of judgment Ghulam Murtaza and other versus state, जो रिपोर्ट हुई PLD 2009 लाहौर पेज 362। डी फेलोस, इससे पहले हम इस अमेंडमेंट एक्ट 2022 के सेलिएंट फीचर्स की तरफ बढ़ें। हम पहले मुख्तसरन गुफ्तगू करेंगे गुलाम मुर्तज़ा वर्सेस द स्टेट गुलाम मुर्तज़ा एंड अदर वर्सेस स्टेट पर, ताकि इस जो अमेंडमेंट एक्ट आया है इसकी प्रॉपर कंप्रीहेंशन डेवलप कर सकें, इसलिए कि ये एक्ट के जो सेलिएंट फीचर्स हैं उसका डायरेक्ट ताल्लुक है इस जजमेंट के साथ। डी फेलोस, 2009 जब ये जजमेंट आई उससे पहले जो सेक्शंस थे CNSA के अंदर 9A-B-C, उनके अंदर आपको मालूम है कि जो पनिशमेंट दी गई थी वो विद रेफरेंस टू दी क्वांटिटी दी गई थी, विद रेफरेंस टू दी काइंड और नेचर नहीं दी गई थी। मैं इसको फर्दर एक्सप्लेन करता हूँ। मिसाल के तौर पे सेक्शन जो 9 था CNSA 1997 का, उसके अंदर कहा गया इफ द रिकवर्ड क्वांटिटी एक्सीड्स 1 किलोग्राम, डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजनमेंट अप टू 14 years एंड फाइन अप टू 1 million rupees। If the recovered quantity exceeds 10 kilogram, then the sentence is not to be less than imprisonment for life. Dear fellows, अब ये जो सेक्शन 9 था ये 6, 7 और 9 की वायलेशन में था कि अगर नार्कोटिक ड्रग, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस और कंट्रोल्ड सब्सटेंस की काश्त होती है, उसको बेचा जाता है, उसकी पोजेशन कोई बंदा रखता है, उसको ट्रांसफ़र करता है, उसको बेचता है, उसको कंज्यूम करता है, तो सो एंड सो फोर्थ, ये सारी चीज़ उसके अंदर शामिल थी। लेकिन इसके अंदर अहम बात ये थी कि ये तमाम काइंड्स ऑफ नारकोटिक्स के मुतल्लिक थी। मिसाल के तौर पे अगर किसी से पोस्ट रिकवर होती थी तो उस पर 1 किलो से ज़्यादा तो उस पर भी 9C लगती थी। चर्स रिकवर होती थी 9C लगती थी। हशीश रिकवर होती थी 9C लगती थी। अफ्यूम रिकवर होती थी 9C लगती थी। इसी तरह हीरोइन, मार्फिन रिकवर होती थी 9C लगती थी। कोकेन रिकवर होती थी 9C लगती थी। अब जब इन सारे नारकोटिक्स को हम देखते हैं, जो मंशियात हैं उनको हम देखते हैं, तो ये मंशियात अपनी हार्मफुलनेस के हवाले से बहुत कम और ज़्यादा है। मिसाल के तौर पे कोकेन अगर थोड़ी ली जाए तो वो ज़्यादा हार्मफुल है और वो ज़्यादा कीमती भी है। इसी तरह ऑन दी अदर हैंड अगर पोस्ट ली जाए तो वो लेस हार्मफुल है एज कंपेयर टू कोकेन। लेकिन इन सब पर जो है वो 9C लगती थी। डी फेलोज, इसी तरह अब जो अदालत थी उसके पास बहुत ज़्यादा डिस्क्रेशन थी कि 1 किलोग्राम से अब आगे उसके पास डिस्क्रेशन थी कि वो जितनी मर्जी इसके अंदर सजा दे, अनटिल के 10 किलोग्राम हो तो फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट उसके लिए देना जरूरी है, उससे कम नहीं देगी। अब ये जो अनब्रिडल्ड और इतनी वाइडर किस्म की डिस्क्रेशन थी उसको अदालत हाई कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि ये जो ट्रायल कोर्ट्स हैं वो इसमें अपनी डिस्क्रेशन जो है वो उसको अनफेटर और अनब्रिडल तरीके से जो है वो इस्तेमाल करते हैं। इन दोनों की बुनियाद पर ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट लाहौर ने एक बेंच तश्कील दिया और उस बेंच ने एक यूनिफॉर्म या स्टैंडर्डाइज्ड सेंटेंसिंग पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवाई और उसके अंदर फिर उन्होंने कैटेगराइज कर दिया, क्वांटिटी के हवाले से भी, काइंड के हवाले से भी और उसकी नेचर के हवाले से भी, उसकी हार्मफुलनेस को मद्देनजर रखते हुए और उसकी क्वांटिटी को मद्देनजर रखते हुए। अब डी फेलोस, ये जो जजमेंट थी जिसको मैं जिक्र किया कि PLD 2009 लाहौर पेज 362, इसके अंदर पहली दफ़ा अदालत आलिया ने, लाहौर हाई कोर्ट लाहौर ने बंग को भी शामिल कर दिया, जबकि बंग जो है वो CNSA के अंदर लफ्ज़ जो है वो यूज़ नहीं हुआ। अब ये सारी जो इंट्रो मैंने आपको दिया इसके मतलब किसी जजमेंट का
जो ऑपरेटिव पैरा है, जो ऑब्जर्वेशन अदालत ने दी, वो मैं आपके सामने रखता हूं। फिर जो रीजन डेटे है या जो रैशनेल है बिहाइंड द इनेक्टमेंट ऑफ दिस CNSA अमेंडमेंट एक्ट 2022, उसकी सारी आपको समझ आ जाएगी। ये रेलिवेंट पैरा में पढ़ रहा हूं। इट इज कॉन्स्पिक्यूअसली नोटिसेबल दैट द सेंटेंसेस प्रोवाइडेड फॉर बाय द कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंस एक्ट 1997 are prescribed with reference to quantity of recovered contraband narcotic substance and not with reference to the kind or nature of the recovered contraband narcotic substance. Different kinds of contraband narcotic substances covered by CNSA vary sharply in their harmful nature or dangerous effects, as a huge quantity of one substance may be less harmful are dangerous than a small quantity of another substance. Thus, in many situations, a sentencing approach based only upon quantity of the recovered substance may lead to unjust and oppressive results and to punishments which may be unduly cruel and harsh. Dear fellows, अब इस जजमेंट के अंदर आगे अदालत ने कहा कि इस चीज को हम मद्देनजर रखते हुए एक यूनिफॉर्म और स्टैंडर्डाइज सेंटेंसिंग पॉलिसी दे रहे हैं। ये मैं आपके सामने रख रहा हूं इसी तरह का, क्योंकि शेड्यूल और इसी तरह की कैटेगराइजेशन इस एक्ट के अंदर की गई है विद सर्टेन एडिशंस। अब ये बंग, पोस्ट, ओपीएम, इसको अलग-अलग करके यूनिफॉर्म और स्टैंडर्डाइज पॉलिसी दे दी गई। अब डियर फेलोज, हम आते हैं इस एक्ट की तरफ कि इस एक्ट के अंदर कौन से सीरियस फीचर्स हैं जिसकी बुनियाद पर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये वो एक्ट है जिसके अंदर ये चीजें पाई जाती हैं और एक स्टूडेंट ऑफ लॉ को, लॉयर्स को, पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स को और जज साहिबान को और स्टूडेंट्स को और इंस्पेक्टर्स लीगल को ये जानना बहुत जरूरी है। डी फेलोज, इसके अंदर सबसे पहला जो सेलिएंट फीचर है जो मैंने आइडेंटिफाई किया वो ये किया कि इसके अंदर, एक्ट के अंदर, पहले CNSA के अंदर बंग, सिद्दी या गांजा अल्फाज मौजूद नहीं थे। अब ये तीनों चीजें जो हैं, इनकी पोजेशन, इनकी कल्टीवेशन, इनकी ट्रांसफर, इनकी कंजम्पशन जो है उसको ऑफेंस बना दिया गया। ये रेलेवेंट सेक्शन में आपके सामने पढ़ता हूं। In class D, in paragraph 2, after the word known, the words and include all forms known as bang, siddhi, ganja shall be inserted. तो पहली चीज जो हमने आइडेंटिफाई की वो ये की कि इसके अंदर ये तीन चीजों का इजाफा कर दिया गया। डियर फेलोज, दूसरी जो चीज हमारे सामने आती है वो ये आती है कि इससे पहले कल्टीवेशन ऑफ नारकोटिक सब्सटेंसेस जो थी वो ऑफेंस था और जो शख्स कल्टीवेट करता था वही ऑफेंडर था। लेकिन इसके अंदर जो सेक्शन 4 के अंदर जो अमेंडमेंट की उसके अंदर ये कहा गया कि सिर्फ कल्टीवेट करने वाला नहीं बल्कि जो ठेके पर जमीन देता है कि उस कोई बंदा इसके अंदर नारकोटिक सब्सटेंस को कल्टीवेट कर ले, ठेके पर देने वाला भी ऑफेंडर ही कहलाएगा और जो शख्स पोजेशन देता है किसी प्रॉपर्टी फॉर द कल्टीवेशन ऑफ नारकोटिक सब्सटेंसेस वो भी उसी तरह ही जिम्मेदार होगा। ये है अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन 4 of Act 35 of 1997. In the said Act, in Section 4, after the word cultivate, the words are let his land for cultivation or give possession for cultivation of shall be inserted. तो ये डियर फेलोज इसके अंदर जो है वो इजाफा किया गया। उसके बाद इसके अंदर जो तीसरी चीज जिसको हम सेलिएंट फीचर कह सकते हैं वो ये कह सकते हैं कि अगर नारकोटिक सब्सटेंस किसी स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर, एजुकेशन सेटिंग के अंदर, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर या उसके नियर सराउंडिंग में बेचता हुआ या किसी पोजेशन में कोई शख्स पकड़ा गया तो उसको मैक्सिमम प्रेस्क्राइब्ड सब्सटेंस जो है वो पनिशमेंट दी जाएगी। जैसे प्रोवाइडेड दैट इफ एन ऑफेंस इज कमिटेड रिलेटिंग टू नारकोटिक ड्रग inside or near a school, college, university, educational setting or any other education institution, maximum punishment provided for that offense shall be awarded. ये फेलोस ये इसके अंदर हम कह सकते हैं कि ये तीसरा इसका सेलिएंट फीचर है। चौथा डियर फेलोस ये है कि अगर एक शख्स को पहले कन्विक्शन हुई और सब्सिक्वेंटली फिर जो है नारकोटिक सब्सटेंस के ऑफेंस में
उसको कन्विक्शन होती है तो उसको भी मैक्सिमम पनिशमेंट दी जाएगी। ये भी इसके प्रोवाइजो में बताया गया। प्रोवाइडेड फर्दर दैट इफ एनी पर्सन हु हैज प्रीवियसली बीन कन्विक्टेड फॉर एनी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट इज सब्सिक्वेंटली कन्विक्टेड फॉर द ऑफेंस relating to narcotic drug, he shall be convicted with maximum punishment provided for that offense। तो डियर फेलोज, इस तरह ये हमारे पास है 4 इसके सेलिएंट फीचर्स आ गए। 5वां इसके अंदर सेलिएंट फीचर हमारे पास ये आया कि आइस के मुतल्लिक पहले एम्बिग्विटी थी कि आया कि ये ऑफेंस है या नहीं। इसके अंदर इसके प्रोवाइजो में कैटेगोरिकली बता दिया गया कि जो मेथाम्फेटामाइन है, जो आइस है, वो ऑफेंस है और उसकी पनिशमेंट के मुतल्लिक भी बड़ा कैटेगोरिकली बताया गया। कहा प्रोवाइडेड फर्दर दैट इफ रिकवर्ड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस इज मेथाम्फेटामाइन आइस गिवन एट सीरियल नंबर 47 ऑफ द शेड्यूल 1 टू दिस एक्ट एंड क्वांटिटी एक्सीड्स 4 किलोग्राम, punishment may be death or life imprisonment and fine which may not be less than 2.5 million। डी फेलोज, इस तरह ये 5 हमारे पास सेलिएंट फीचर आ गए। और छठा सेलिएंट फीचर ये है कि कहा गया कि जो शख्स को इस नारकोटिक सब्सटेंस एक्ट के तहत पनिशमेंट होगी, सेंटेंस होगी, उसको रिमिशन नहीं दिया जाएगा सवाए उन लोगों को जो कि जुवेनाइल हैं। इसका 9A ये कहता है कि नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर लॉ और प्रिजन रूल फॉर द टाइम बीइंग फोर्स नो रिमिशन in any sentence shall be allowed to a person who is convicted under this act, provided that in case of a juvenile or female और juvenile को रिमिशन दी जा सकती है, लेकिन दूसरे जो ऑफेंडर्स हैं नारकोटिक सब्सटेंस एक्ट के, उनको रिमिशन नहीं दी जाएगी। एंड सेंटेंस फॉर एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट रिमिशन में बी ग्रांटेड एज डीम्ड अप्रोप्रिएट बाय द फेडरल गवर्नमेंट। इन दोनों को फेडरल गवर्नमेंट की परमिशन से वो अगर वो डीम फिट करें तो दी जा सकती है। उसके बाद है नो प्रोबेशन नो पैरोल। 7वां सेलिएंट फीचर हमारा ये है कि अगर ये इस नारकोटिक सब्सटेंस एक्ट के ऑफेंसेस में पनिशमेंट या सेंटेंस होती है तो प्रोबेशन और पैरोल पे नहीं भेजा जाएगा उसको, सवाए जुवेनाइल को। ये नेक्स्ट 9 का 2 बताता है कि नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी लॉ और रूल्स फॉर द टाइम बीइंग फोर्स नीदर प्रोबेशन in any sentence shall be allowed nor any accused convicted under this act shall be released on parole। लेकिन जुवेनाइल और फीमेल को ये कंसेशन जो है वो अवेलेबल है। प्रोवाइडेड दैट इफ द कन्विक्टेड अक्यूज इज अ जुवेनाइल और फीमेल ही कैन बी रिलीज्ड ऑन प्रोबेशन और ऑन पेरोल एज पर रेलेवेंट लॉज एंड रूल्स। डी फेलोज, 8वां हमारे पास जो सीनियर फीचर है वो है रिमांड के हवाले से। ये रिमांड के हवाले से पहले उसी तरह ट्रीट होता था जो कि सीआरपीसी के अंदर है, लेकिन अब इसका रिमांड का जो पीरियड है वो 90 डेज कर दिया गया और एक वक्त में मैक्सिमम जो है वो 15 डेज से ज़्यादा नहीं दिया जा सकता। इसके साथ डील करता है 49A रिमांड का। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 एक्ट 5 ऑफ 1898 और एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, द पर्सन अरेस्टेड under this act shall having regard to the facts and circumstances of the case be liable to be detained in custody for the purpose of inquiry and investigation for a period not exceeding 90 days, and court may remand an accused person to custody not exceeding 15 days at a time, and for every subsequent remand the court shall record reasons in writing। ये fellows, ये 8 salient feature जो मैंने आइडेंटिफाई किए, इनके साथ ही एक अहम जो सेलिएंट फीचर है, जो इन सेलिएंट फीचर्स का भी सेलिएंट फीचर है, वो है यूनिफॉर्म एंड स्टैंडर्डाइज्ड सेंटेंसिंग। वो जो उस जजमेंट के अंदर मैंने बात की थी उसको ज़्यादा एक्सप्लेनेशन के साथ, ज़्यादा एलुसिडेशन के साथ इसके अंदर बयान किया गया। पहले 9A-B-C था, अब ये 9 जो है वो 3 तक जाता है और आगे फिर उसके 9 के 1 के भी आगे सब सेक्शन है, जैसे 9(1)(a)(b)(c), इसी तरह 9(2) के भी सब सेक्शन है, 9(3) के भी सब सेक्शन है। इसको कैटेगराइज कर दिया गया हर एक का, जैसा मैंने आपको बताया था, क्वांटिटी इसके साथ उसकी काइंड और नेचर को मद्देनजर रखते हुए कैटेगराइज कर दिया गया, उनको तकसीम कर दिया गया, उनकी नेचर, हार्मफुलनेस, उनके डेंजरस होने के हवाले से और उनकी क्वांटिटी के हवाले से। सबसे पहले भंग कहा गया कि इस
अगर 1 ग्राम से 199 तक किसी शख्स से पकड़ी जाती है या कोई उसका मुर्तकिब होता है तो 91A लगेगा और इसकी सजा है 3 साल तक सजाए कैद मगर 6 माह से कम ना होगी, मुबलिग 10,000 रुपये तक जुर्माना। इसी तरह अगर 999 से 1000 ग्राम तक होगी तो 91B लगेगा और आगे उसकी पनिशमेंट दी गई है। अगर 10,000 ग्राम तक होता है, 20,000 ग्राम का तक होता है तो उसकी डिफरेंट पनिशमेंट दी गई है। इसी तरह पोस्ट के पर जो है वो 912 और आगे उसके सेक्शन लगेंगे। इसी तरह चर्च पर 913 और उसके आगे ABC उसकी क्वांटिटी के मुताबिक लगेंगे। इसी तरह हशीश के 914 और आगे उसकी क्वांटिटी के हवाले से D तक लगेंगे। इसी तरह का फ्यून और उसका 915ABC आगे उसके सेक्शन लगेंगे क्वांटिटी के हवाले से। इसी तरह का हीरोइन है, इसका 916 आगे ABCDF उसकी क्वांटिटी के हवाले से लगेंगे। इसी तरह कोकेन 917 उसके ABC क्वांटिटी के हवाले से लगेंगे। आगे फिर जो आइस है उसका 92 है और उसकी क्वांटिटी के हवाले से 921, 922, 923 उसकी क्वांटिटी के हवाले से लगेंगे। इसी तरह कुछ और साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस और कंट्रोल्ड सब्सटेंसेस दिए गए, उनके आगे 931, 9312, 93134 इस तरह ये सारे के सारे लगेंगे। डी फेलोस, ये मैंने आपके सामने 9 इसके सेलियंट फीचर रखे। उम्मीद करता हूं कि आपको इनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई होगी। अब फॉर योर कन्वीनियंस मैं इसको दोबारा 9 के 9 सेलियंट फीचर्स को दोबारा रिकैप कर देता हूं। इसके अंदर 3 अल्फाज का इजाफा किया गया जिनको बतौर ऑफेंस रखा गया, बंग, सिद्दी एंड गांजा, और इसके साथ कल्टीवेशन के साथ ठेके पर ज़मीन देना या किसी को पोजेशन देना कि वो कल्टीवेट कर सके, ये भी ऑफेंस बनाया गया। उसी तरह तीसरा ये है कि अगर विद इन कॉलेज, नियर कॉलेज या यूनिवर्सिटी या किसी इंस्टीट्यूशन के कोई बेचता है तो उसको मैक्सिमम पनिशमेंट दी जाएगी। इसी तरह सब्सिक्वेंटली अगर कन्विक्ट होता है तो उसको भी मैक्सिमम पनिशमेंट दी जाएगी। नंबर 5 पे ये है कि आइस को शेड्यूल नंबर 1 के 47 पे मेथाम्फेटामाइन ये ऑफेंस बड़ा कैटेगोरिकली बता दिया गया। उसके बाद 6 है कि किसी को रिमिशन नहीं मिलेगी जो ऑफेंडर होगा सिवाय जुवेनाइल और फीमेल को। 7 नंबर के किसी को प्रोबेशन और पैरोल मिलेगी सिवाय जुवेनाइल और फीमेल को। रिमांड जो है वो 90 डेज का कर दिया गया और 15 डेज एक वक्त में 15 डेज से ज़्यादा नहीं दिया जाएगा। और उसके बाद यूनिफॉर्म एंड स्टैंडर्डाइज सेंटेंसिंग पॉलिसी जो कीपिंग इन व्यू दी क्वांटिटी एंड नेचर एंड काइंड ऑफ दी नारकोटिक सब्सटेंस जो है वो इसके अंदर बता दी गई। थैंक यू।